स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी से जीनियस में। थ्योरी के साथ साथ पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मैं इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 17 अगस्त 2022 को शिफ्ट वन में, उसका मैथ का मैं डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और ये पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी आरआरबी ग्रुप डी की, या आरआरबी से जितने भी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं वो सभी आपकी तैयारी कराई जाएगी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, क्रय मूल्य मतलब ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सीपी, सीपी दिया हुआ है तो लिख लें सीपी है 2500 रुपए और उसका विक्रय मूल्य 2375 है। तो एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2375। तो हानि प्रतिशत क्या है ये पूछा गया। तो हानि प्रतिशत, तो परसेंटेज लॉस का इसमें फार्मूला लगा दें। जो हानि परसेंटेज का फार्मूला होता है ये होता है सीपी, सीपी बड़ी होती है तो इसमें से एसपी घटाएंगे और डिवाइड करेंगे सीपी से, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लें। तो सीपी 2500 माइनस 2375, सीपी 2500 और ये 100 से मल्टीप्लाई। तो इसे सॉल्व करें, 2500 में से 2375 जाएगा तो आ जाएगा 125, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 25। तो 25 पंचे 125 दिया जाएगा 5%। इसका आंसर आ गया 5%, ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक के अवधि के लिए 2000 रुपए, तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 2000, और ये 8.25 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि क्या हो। तो जो इंटरेस्ट रेट है, आर जो दिया हुआ है रेट, ये दिया हुआ है 8.25%, और इसमें समय दिया है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है साधारण ब्याज, तो इसका फार्मूला लिख लें। ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है प्रिंसिपल, ये है मूलधन, आर है इंटरेस्ट रेट ब्याज दर, और टी है टाइम। तो टाइम इसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 2022 से 2022 है तो दिन निकालना पड़ेगा। तो 7 फरवरी 2022, तो और ये 20 अप्रैल तक हमें इसमें फाइंड करना है। तो 7 फरवरी से 2022 से तो 28 फरवरी तक होगी। तो 2 और 20, 22 को फरवरी के दिन, मार्च के पूरा आ जाएगा 31, और 20 अप्रैल है तो 20 दिन ये। तो जोड़ लें 22 और 31, 22 31 हो जाएगा ये 53, 53 और 20 तिहत्तर दिन, 73 दिन आ गया। तो टाइम यहाँ पे 73 दिन आ गया। अब इनमें वैल्यू रख दें सभी की। प्रिंसिपल 2000, आर है 8.25, और समय, समय है 73 दिन। तो इसे साल में बनाना पड़ेगा वर्ष में, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, तो ये वर्ष में हो जाएगा। और 100 से पहले ही डिवाइड था तो 100 से और दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, दो जीरो से दो जीरो, 73 से ये कटेगा तो आ जाएगा 5, 5 से इसे काटें ये आ जाएगा 4, 4 गुणे 8.25, तो 800 के 32 और 0.25 और है तो एक और आ जाएगा 35, 35 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जॉन ने एक अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए चुकाए तो उसका अंकित मूल्य क्या था ये फाइंड करना है। तो अंकित मूल्य फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है 100x। 100x क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में कुछ छूट दी है तो आसानी से हम 100 से निकाल सकते हैं। तो 25% की छूट दी जा रही है, तो अगर हम 25% इसमें निकालें तो 25x हो जाएगा, और इसमें से 100x में से घटाएंगे, 100x में से घटा दें तो ये आ जाएगी छूट के ऊपर जो दाम आएगा ये आ जाएगी। और इसकी वैल्यू दी हुई है ये 28,000, ये है 473। तो ये हो गया 75x। 75x की वैल्यू आ गई
28,473। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा 28,473 डिवाइडेड बाई 75। और हमें वैल्यू चाहिए इसकी, क्योंकि अंकित मूल्य फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 100 गुणे x की वैल्यू ये है 28,473 डिवाइडेड बाई 75। 25 से डिवाइड होगा 3, 25 ये डिवाइड होगा तो याद रहेगा 4, 3 से इसे डिवाइड करें तो 9 3 27, यहाँ बचा 14, 4 3 12, और ये बचा 27, 9 3 27 और 3 कम 1, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 9 चौके 36, 3 और 4 चौके 16, 16 3 19, 19 से बचा 1 और 9 चौके 36 और 1 37, 37,964 और 964, ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। 20 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पुरुषों और महिलाओं की कार्य कुशलता के बीच अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। 20 महिलाएं 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकती है, तो एक अगर महिला के निकाल लें, एक वुमेन का निकालें, ये हो जाएगा 20, 20 गुणे 15, ये आ जाएगा दिन में, कि एक महिला कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकती है। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 15, ये हो जाएगा 300 दिन में काम कंप्लीट कर सकती है। ऐसे अगर पुरुष का निकालें, वन मेन का, वन मैन का, तो ये हो जाएगा 16 पुरुष 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक आदमी काम कंप्लीट करेगा 16 गुणे 15 दिन में, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करें तो 16 गुणे 15, 16 पंचे 80, 8 16 एकम 16, 8 14, 240 दिन। कार्य कुशलता के बीच अनुपात निकालना है, तो इसके लिए एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, पुरुष का भी और महिलाओं का भी। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/300, तो एक दिन में 1/300 काम कंप्लीट होगा। ऐसे अगर पुरुषों का निकाला जाए, पुरुषों का एक दिन में, ये हो जाएगा 1/240। अब इनका अनुपात निकालना है, मैन का निकालना है 1/240 और डिवाइड करना है 1/300 से, 0 से 0 और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 30/24 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करें तो 5 और ये हो जाएगा 4, 5 अनुपात के 4, ये आ जाएगा अनुपात, ऑप्शन 4 करेक्ट। वह अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। तो 3 माप हैं, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं, तो इसे सेंटीमीटर में बदल लें, तो ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर, और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। ऐसे ये हो जाएगा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर है, तो 490 सेंटीमीटर। ये तीनों माप को मापने के लिए एक अधिकतम संभव लंबाई हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी नंबर होगी उसको डिवाइड करेंगे उससे छोटे नंबर से। 525 है इससे छोटी, 525 से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा 525, और ये 0, ये 1 और ये हो जाएगा 2। 210 से अब जाएगा नहीं, 210 इससे जाएगा नहीं, तो 210 से अब ये नंबर डिवाइड करेंगे 525, 2 बार जाएगा तो 21 दूनी 42, 420, ये हो जाएगा 5, ये 0 ये 1। अब 105 से इसे डिवाइड करें 210 को, तो 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे रिमेनिंग 0 आ गया, तो ये किसके कारण आया है, ये आया है 105 से। तो 105 से हम अब ये नंबर डिवाइड करेंगे जो तीसरा नंबर, तो इससे डिवाइड करें 4 बार जाएगा तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, ये आ जाएगा 70। 70 से 70 डिवाइड नहीं होगा 105 से, तो अब इसे डिवाइड करेंगे 105 को, एक बार जाएगा ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 35, 35 से 70 डिवाइड करें तो अब ये 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो अब ये जो आया है 35, 35 जो आया है, ये तीनों नंबर को इंक्लूड करने का, तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 35, और ये सेंटीमीटर में थे सभी, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो अधिकतम संभव जो लंबाई होगी ये आ जाएगी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान है
जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें हमें अनुमानित मान फाइंड करना है क्या होगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लें। तो 25 कुछ है, तो इसे मान लें 25 और मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐसे लिखें प्लस, और ये लगभग है 4 के करीब, तो ये हो जाएगा 4, और 0.9 है, ये हो जाएगा -1। इसे सॉल्व करेंगे, 25 या 75 और प्लस ये हो जाएगा 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3। तो 75 और 3 78, तो लगभग जो वैल्यू आ गई 78, जो कि ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। x का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। एक ही समानांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। तो ये कह रहा है कि जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ए सी और बी डी, ये हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा ए सी। अच्छा, ये बिंदु ओ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पे लंबाई दी हुई है, ओ ए की दिया हुआ है x+3, ओ ए ये x+3 है, ओ बी y+3, ये y+3 हो जाएगी, ओ सी 2x+y, ये हो जाएगा 2x+y, और ओ डी हो जाएगा 3y। तो समानांतर चतुर्भुज है, तो ये सभी जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री, और ये जो जहाँ पे ये काट रहे हैं ये पॉइंट जो है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो पूरी लंबाई होगी BD, ये समद्विभाजित होगी, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी, और इसकी जो लंबाई होगी इससे सेम होगी। तो 3y इक्वल हो जाएगा y+3 से, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा y+3 के। तो इसे सॉल्व करें तो 2y, ये आ जाएगा अ, ये 2 है, ये 2, तो ये हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ये हो जाएगी 1। अब ये और ये इक्वल है, तो x+3 इक्वल हो जाएगा किसके, 2x+y के। तो x इधर ले आए, ये हो जाएगा x, और ये इधर आएगा 3 माइनस वाई। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 माइनस y की वैल्यू 1 थी, यहाँ से 1 रख दें, ये आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, जो कि हमें फाइंड करना था। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए कि क्या हो। तो समानुपात में है, तो 6/18 इक्वल टू किसके होगा, 39 और x के अनुपात के, 39/x के इक्वल हो जाएगा। तो 6 3 18, तो 3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x आ जाएगा 39 × 3, 4 3 12, तो 117 आ जाएगा, 117 ऑप्शन 1 करेक्ट। एक पानी की टंकी 2 मीटर भुजा वाले घन के आकार की है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट है। यदि पानी 2 मीटर पर सेकंड की गति से बह रहा है, तो टंकी को भरने में लगभग कितना समय लगेगा, ये फाइंड। तो समय इसमें निकालना है, मान लेते हैं समय लगता है t, और यहाँ पे जो टंकी का आकार दिया हुआ है ये घन का दिया हुआ है, तो इसमें मीटर में दिया हुआ है 2 मीटर की भुजा है, तो इसका आयतन निकालें। आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 8 मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में दिया हो तो ये आ जाएगा मीटर। अब कह रहा है कि जो टंकी भरी जा रही है, जो उसका पाइप है, वो वृत्त का आकार का है, और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है, ये दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर का। तो इसका अगर हम एरिया निकालें, जो ये पाइप से भरा जा रहा है, इसका एरिया निकालें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7, और आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 11, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77, 77/2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना वॉल्यूम हमें भरना है, तो वॉल्यूम एक यहाँ से भी निकलेगा, जो पाइप भरेगा, जो इनलेट भरेगा, वहां से भी निकाल लें। तो एरिया इंटू फ्लो, फ्लो रेट इंटू टाइम, तो एक वॉल्यूम यहाँ से भी आ जाएगा।
ये हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे, और ये हो जाएगा बहाव की दर या गति कहें, गति, गति गुणे समय। ये फार्मूला हो जाएगा। तो एरिया ये 77/2, और जो फ्लो दिया हुआ है ये 2 मीटर पर सेकंड का दिया हुआ है, पर सेकंड का। और टाइम क्योंकि यहाँ पे सेकंड में है तो इसे भी हम सेकंड में मान लें, सेकंड में। तो ये हो जाएगा टी। और ये 77/2 जो था ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, ये वाले वॉल्यूम के, क्योंकि ये घन को ही भर रहा है, तो ये आ जाएगा 8 मीटर क्यूब के। सभी को सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ मीटर है, और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल लें। तो 8 × 100 × 100 × 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दो से ये दो कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 77, और इसे भी मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 3 × सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 00 × 100, और डिवाइड करना पड़ेगा 77 से, ये आ जाएगा सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में माना गया है समय, ये आ जाएगा सेकंड। लेकिन ऑप्शन में देखें तो ये मिनट में दिया हुआ है आंसर, तो इसे हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 8 × 100 × 100, और डिवाइड करना पड़ेगा 77 से, और सेकंड को मिनट में बदलें तो 60 से और डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, दो से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4000, और डिवाइड करना पड़ेगा 7 × 21, दो, 7 × 21 और दो 23, 231, 231 से इसे डिवाइड करेंगे 4000, 4000 को, तो एक बार जाएगा, फिर आ जाएगा 231, और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6, 1 जीरो उतरेगा, 23 × 6 = 23, 161, तो 7, 161, 7 × 7, और यहाँ से घटाएं तो 3, ये आ जाएगा 7, ये जीरो, दशमलव लगेगा तो जीरो उतरेगा, तो 23 × 69, तो लगभग आएगा 17.3 मिनट। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। वैल्यू दी हुई है x + y + z की वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू ये दी हुई है, तो x² + y² + z² की वैल्यू पूछी। तो x + y + z का होल स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये होती है x² + y² + z² + 2 टाइम्स xy 2yz + 2zx। इसकी वैल्यू रखते हैं फिर, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ऐसे ही रख लें, x² + y² + z² और प्लस, और यहाँ से अगर हम दो कॉमन ले लें तो एक्स वाई + yz + zx, इसकी वैल्यू 42 दी हुई है, 42 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, x² + y² + z², ये हो जाएगा 121, और ये इधर आएगा तो 121 माइनस, और 42 दूनी 84। 100 में 16 कम है तो 16 और 21 ज्यादा है, तो 16 21 हो जाएगा 37, 37 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट। एक चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों में एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है, चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2015 से 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, जी हाँ। तो 2015 का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 12.6, और 2016 का 18.6 दिया हुआ है। कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो इस डाटा से इसको घटा लें, तो 18.9 में से 12.6 घटा दें, तो ये हमें वृद्धि पता चल जाएगी। और परसेंट में निकालनी है, किससे बढ़ रही थी 12.6 से, तो 12.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 18 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6.3 डिवाइड बटे 12.6 जुड़े 100।
तो 6.3 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2, 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 परसेंट। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट। पी और क्यू अकेले काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, लेकिन काम कहाँ से शुरू हो रहा है, क्यू से। तो एक एक दिन का पहले काम निकालिए। तो क्यू से शुरू हो रहा है, तो क्यू 12 दिन काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन का काम निकालें क्यू का तो ये हो जाएगा 1/12। और पी का निकालें तो ये हो जाएगा 1/9। तो एक एक दिन का दोनों का काम निकालें तो 1/12 प्लस 1/9 दोनों को ऐड कर लें। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36। बार 36 तो 3, 9 चौके 36 ये आ जाएगा 4। तो 7/36। 7/36 ये कितने दिन में काम होता है, 2 दिन में। एक दिन क्यू का, एक दिन पी का, क्योंकि एक दिन यहाँ पे जोड़ा गया एक दिन यहाँ पे जोड़ा गया है। तो 2 दिन का काम आ गया 7/36। अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7/35 हो जाएगा। तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 दिन का काम आ जाएगा। 10 दिन का काम आ जाएगा ये हो जाएगा 7/35/36। इतना काम 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले क्यू करता है फिर पी करता है। पहले क्यू किया फिर पी किया, इसके बाद कौन करेगा, फिर क्यू करेगा। तो अब कितना पार्ट बचा है, एक में से अगर हम 35/36 घटा दें तो 36 में से एक गया, 36 में से 35 गया, फिर हो जाएगा एक, 1/36 भाग बच जाएगा। तो 1/36 भाग बचा हुआ। तो क्यू काम कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पता चल जाएगा कितने दिन में 1/36 भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 3। 1/3 दिन में, 1/3 दिन और काम करना पड़ेगा। तो 10 दिन तो ये था और 1/3 दिन ये, तो ये हो जाएगा 10 सही 1/3 दिन। इतने दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट होने के लिए। जब पहले क्यू काम करता है उसके बाद पी काम करेगा। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। जब समय 8:45 हो तो घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण लगभग कितना होगा, ये फाइंड। तो पहले घंटे की सुई का एंगल निकालें, आवर एंड एंगल निकालें। तो घंटे कितने हो रहे हैं, 8। तो 8 घंटे हो रहे हैं तो 30 डिग्री इसके कारण, 1 घंटे में 30 डिग्री इसके कारण बनता है एंगल। और 45 मिनट हो रहे हैं तो मिनट के कारण घंटे की सुई के लिए होगा 1/2 डिग्री। तो 45 मिनट है तो 45 × 1/2 डिग्री। तो घंटे की सुई का निकालें तो 8 × 3 = 24, 240 प्लस 45 का आधा ये हो जाएगा 22.5। ये हो जाएगा 262.5 डिग्री। तो इतना डिग्री बन गया घंटे की सुई का। ऐसे ही अब मिनट की सुई का निकालें, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो मिनट की सुई के कारण केवल मिनट के कारण बनता है, तो ये बनेगा केवल 45 मिनट। और 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण। ये हो जाएगा 6×5 = 30, 3 और 6 × 4 = 24 और 3 = 70। इतना डिग्री मिनट के कारण बन रहा है। तो इनके बीच निकालना है तो बड़ा क्या है, 270। 270 में से 262 घटा लें, 62.5। तो ये आएगा 7.5 डिग्री। लगभग पूछा गया है तो ऑप्शन में देखें तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। डिमांड निकालना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले इसमें डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन सॉल्व करें ये हो जाएगा 27 को डिवाइड करें 3 से तो 9 माइनस। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो 27 × 0 ये हो जाएगा 0 और +1 किया जाएगा +1। तो 9 और 1 बचा ये हो जाएगा 9 1। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु जेड बनाते हैं
तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ये भाई, तो दो मिश्र धातु हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है उसमें 5:2 और 5:7। कह रहा है कि समान मात्रा ली जाती है दोनों की, जो मिश्र धातु है उनकी समान मात्रा ली जाती है। मान लेते हैं वो 1 यूनिट ली जाती है, 1 यूनिट, दोनों की 1-1 यूनिट ली जाती है। तो सोने की, गोल्ड और प्लैटिनम मिक्स है, एक में है 5 और एक में है 2, ये अनुपात में है। अब दूसरे में है, एक में गोल्ड में और एक प्लैटिनम में, इसमें है 5:7 का अनुपात। तो दोनों की अगर एक एक यूनिट दी जाती है, एक यूनिट इसकी ली जाए, इसकी, और एक यूनिट इसकी ली जाए, तो इसमें गोल्ड कितना होगा? गोल्ड, तो इसमें गोल्ड होगा, अगर एक यूनिट ली जाती है तो 5 भाग गोल्ड होगा, तो 2 भाग उसका प्लेटिनम का होगा। तो टोटल 1 यूनिट है, तो गोल्ड हो जाएगा 5/7। तो गोल्ड की इसमें इतनी आ गई, और प्लेटिनम की निकाले तो 2 भाग प्लेटिनम के हैं, टोटल कितने में से? 7 में, क्योंकि केवल 1 यूनिट है तो ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें निकालें तो गोल्ड इसमें हो जाएगा, 5 भाग इसका गोल्ड का है, 7 भाग प्लेटिनम का है, 5 बटे टोटल कितना हो जाएगा? 7×5 = 12, 12 डिवाइड हो जाएगा। और 1 यूनिट है तो 1 यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, तो इसको ऐसे लिख दो। ऐसे ही प्लेटिनम की इसमें हो जाएगी, 7 भाग प्लेटिनम का है, कितने में से? 12 में से, ये आ जाएगा। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि अगर ये मिला दिए जाते हैं तो तीसरा जो मिश्र धातु बनेगा जेड, तो उसमें कितनी मात्रा होगी सोने की, गोल्ड की और प्लेटिनम की, उसका अनुपात फाइंड करना है। तो गोल्ड 5/7 है, तो गोल्ड और प्लेटिनम का इसमें रेशियो चाहिए, तो 5/7 इसका पहले वाले का, और दूसरे में है 5/12। ऐसे ही प्लेटिनम को एक साथ ले लें, तो प्लेटिनम का इसमें 2/7 है और इसमें है 7/12 का। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो एलसीएम लें तो 12×7 = 84, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12, 12×5 = 60, और ये हो जाएगा 7×5 = 35, डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 84 आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 12×3 = 24, और ये हो जाएगा 7×7 = 49। 84 से 84 कट जाएगा, 60 और 35 95, और 24 और 49 ये हो जाएगा ये ये इसका अनुपात आ जाएगा। और ये है ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट। साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करिए, थीटा एक न्यून कोण है, तो कॉट थीटा के रूप में हमें साइन थीटा को व्यक्त करना है। तो साइन थीटा का डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है, तो इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होती है 1 की। कोसेक से हम साइन फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं। तो पहले हम कोसेक की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसकी हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट में दोनों तरफ, ये हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन्वर्स कर दें, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 40 डिग्री और कोण बी 70 डिग्री है, बाह्य कोण ए का माप क्या होगा? ये फाइंड। तो त्रिभुज है, ट्रायंगल एक ड्रा कर लें, त्रिभुज ड्रा कर लें। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 40 डिग्री दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 70 डिग्री। बाह्य कोण पूछा गया है इसमें, तो बाह्य कोण ऐसे बनेगा, ये पूरा 180 होगा, पूरा 180 है। और इसमें से हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि बाहर कोण यही होगा, बाहर का कोण, तो 40, 180 में से 40 घटा दें, ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो बाहर कोण जो होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये हो जाएगा 140 डिग्री, ऑप्शन 3 करेक्ट। समीकरण 1 ये समीकरण दिया हुआ है कि मूल बराबर हैं, तो इसमें
वैल्यू क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, ये फाइंड करना। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और मूल इक्वल है तो मूल इक्वल होने की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होना चाहिए वो जीरो की इक्वल होती है। तो अब इसमें से कंपैरिजन करते हैं, तो कैपिटल ए की जगह ए है, और कैपिटल बी की जगह वन है, और कैपिटल सी की जगह ये है बी। इसमें वैल्यू रखते हैं तो कैपिटल बी वन हो जाएगा माइनस फोर, और कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए है, और कैपिटल सी की जगह बी है। अब यहाँ से वैल्यू निकालना, तो ये उधर जाएगा, तो वन इक्वल टू ये हो जाएगा चार ए बी के, और ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा एक बटे चार, और ये ऑप्शन एक में है तो ऑप्शन ए करेक्ट। यदि दो संख्याओं का योग 430 है, मान लेते हैं वो संख्या ए है और बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 430, और उनका एचसीएफ दिया हुआ 43, एचसीएफ 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये फाइंड करें। तो एचसीएफ 43 है, तो इसमें हम 43 कॉमन ले सकते हैं, तो 43 ये आ जाएगा 10। अब 10 में दो ऐसी संख्या में फाइंड करनी है जिससे ये जो नंबर होंगे उसका जो एचसीएफ आए, जो इसका मासापा आए 43 ही हो, तो 43 कॉमन आ गया। तो ये जो 10 होगा इसका हमें दो फैक्टर ऐसा निकालना है एडिशन में जिससे इनका जो फैक्टर आए वो केवल 1 है। तो ऐसी क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, ये तो एक हो सकता है और 9 हो सकता है, एक और 9 10 हो जाएगा, और इनके बीच कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा केवल एक के बजाय। तो ये एक कंडीशन हो सकती है, और क्या हो सकती है, 2 और 8, 2 और 8 हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ से 2 एचसीएफ कॉमन आ जाएगा, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं, 3 और 7 ले सकते हैं, 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं होगा, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकती है। 4 और 6 लेंगे तो इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी नंबर नहीं ले सकते। 5 और 5 10 हो जाएगा, लेकिन 5 और 5 ये भी कॉमन हो जाएगा, तो अब कोई कंडीशन नहीं बनेगी, केवल यही दो कंडीशन है। तो नंबर हो सकते हैं 43 और 1 प्लस 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 43 हो सकता है, 3 प्लस 7 हो सकता है। तो एक नंबर की हो सकती है कि 43 गुणे 43 गुणे 9, और एक नंबर हो सकती है एक कंडीशन 43 गुणे 3, और एक नंबर हो 43 गुणे 7 की। अगर ऑप्शन चेक करें तो 43 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारे किसी काम का नहीं। अब इसे देखें तो 3 क्लिक करना, और 4 गुणे 12 129, ये है ऑप्शन 2 में। और इसको भी अगर हम सॉल्व करके देखें, 7 के 30 2 7 चौके 28 और 2 30 301, तो 129 और 301 ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। यही जो कंडीशन इसमें पूछी गई है ये ऑप्शन 2 में फॉलो हो रही है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत इसमें 18 दिया हुआ है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64। तो छठी संख्या क्या है, ये फाइंड। छठी संख्या फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये संख्या x है। 11 संख्याओं का औसत 41 है, तो यहाँ से टोटल निकालनी, तो 11 गुणे 41, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम पहली 5 संख्याओं का योग और आखिरी 5 संख्याओं का योग और छठी संख्या जोड़ दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 गुणे 5 और प्लस छठी संख्या x है, और उसकी जो 5 संख्या इसके बाद होंगी उसका औसत 64 है, तो 64 गुणे 5। अब इसे सॉल्व करने केवल एक अननोन है, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, तो 11 एकम 11 एक, 11 चौके 44 और एक 45 इक्वल टू 18 पंचे 90 और प्लस x हो गया, और 64 गुणे 5 ये हो जाएगा 320। तो 90 और 320 ये हो जाएगा 410, 410 इधर ले आए, तो 451 माइनस 410, और ये इक्वल हो जाएगा x की, x की वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करें क्या आ जाएगा 41। इसका आंसर आ जाएगा 41, ऑप्शन 4 करेक्ट। मान निकालना है, इसे सॉल्व करें तो 0.6 ऐसे ही लिखें, और प्लस ब्रैकेट में इसका स्क्वायर रूट ले लें। अगर ये 81 होता तो 9 हो जाता, दशमलव में 2 अंक है, तो अब स्क्वायर रूट के बाद दशमलव में
एक आत्मक आ जाएगा, तो 0.9 माइनस, और फिर ब्रैकेट है, तो अगर ये 144 होता तो इसका स्क्वायर रूट 12 होता। यहाँ पे 4 डिजिट है तो दशमलव के पहले लगेगा, तो उनके पहले दशमलव लग जाएगा इसका, और प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 है, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5, इसे अलग से सॉल्व कर लें तो 4/5 ये हो जाएगा 0.8, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.8 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 0.6 प्लस और 0.9 और 0.12 0.8, ये हो जाएगा 0.92, तो यहाँ से घटा लें तो 0.6 और 0.9 से 0.92 घटेगा तो -0.02, तो इसमें से घटाएं तो 0. ये हो जाएगा 5 8, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। एक की पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर। यदि 500 उत्पाद निर्मित किए गए हैं तो उन पर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष श्रम ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए। तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि निर्माता 44% का लाभ कमा सके। तो 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं, उनका प्रत्यक्ष लागत, जो प्रत्यक्ष श्रम का लागत है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो दिया हुआ है, ये 24% की कीमत दी हुई है, ये दी हुई है 1 लाख, 1 लाख रुपए की। लेकिन ये 500 उत्पाद की है, तो अगर हम एक उत्पाद की निकालें, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगी 24% इसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसे सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे, ये बचा 1000, 5 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 200, 200 आ गया, ये आ गया 24% की वैल्यू, 24% की वैल्यू आ गई 200। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, उत्पाद का विक्रय मूल्य, उत्पाद का विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, जो कि दिया हुआ है कि 44% का लाभ कमा सके। और ये जो पूरी कीमत दी हुई है, ये सभी परसेंट में दी हुई है, तो जो पूरी कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, ये 100% होगी, 100%, और 44% इसका लाभ भी कमाना है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी 100% और प्लस 44%, तो ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% होगी, क्योंकि अगर आप इसे जोड़ेंगे, सभी को जोड़ें, 8 24 32, 32 और 30 62, 62 और 10 72, 72 और 28 100, 100%, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई, 44% इसका लाभ भी जोड़ना है, ये आ जाएगा 144%। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए 144% की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो 24% की वैल्यू क्या दिए हुआ है, 200। अगर हमें 144% की वैल्यू चाहिए तो 24 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 144, इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 144, और 6 का इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। तो ये क्या है 144%, ये है सेलिंग प्राइस, जो कि इसमें पूछी गई है विक्रय मूल्य, ये है 1200 रुपए। तो ये आ गया ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी गति क्या होगी, ये फाइंड। जब एक तरफ जाना और एक तरफ आने की गति दी हुई होती है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है उसका एवरेज का, ये होता है 2 × xy/x+y। एक्स वाई क्या है, एक जाने की गति और एक आने की गति। यहाँ पर एक गति दी हुई है 20 किलोमीटर की, तो हम दूसरी गति निकाल सकते हैं। एवरेज 15 है, यहाँ पे रख दें 15, 2 × ये हो जाएगा 20, और y को हम y लिखते हैं, और ये हो जाएगा 20 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 × 20 ये हो जाएगा 300, और प्लस ये हो जाएगा 15y, और ये हो जाएगा 20 × 40y, 15y इधर ले आए, ये हो जाएगा 25y, और ये हो जाएगा 300, y हो जाएगा 300 × 25, तो 25 एकम 25, और यहाँ बचे 50, 50 में 25 दूनी 50, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगी उसके गति जो हमें लौटते समय मिली है।
तो लौटने की गति हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन 3 करेक्ट है। दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो 30 वर्ष का अंतर है, मान लेते हैं एक है x और एक है x प्लस 30, क्योंकि 30 वर्ष का अंतर है, एक 30 बढ़ा दिया, एक की x मान लिया, एक 30 बढ़ा दिया, तो ये आ जाएगा इनकी दोनों की आयु। आप कहें कि यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुना थी, बड़ा व्यक्ति ये है x प्लस 30, 5 वर्ष पहले 5 घटाना पड़ेगा, ये और इक्वल किससे दिया हुआ है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी, 3 गुना थी छोटे व्यक्ति से, छोटा व्यक्ति की आयु x थी और 5 साल पहले 5 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा x प्लस 30 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5 या 15, तो x इधर ले आए तो आ जाएगा 2x और 15 इधर जाएगा तो आ जाएगा 40, x की वैल्यू आ जाएगी 20 साल, ये आ गई 20 साल। और इसमें छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी गई थी और यही हमने मान रखा था x, ये हो जाएगा 20 साल, ऑप्शन 2 करेक्ट। कौन सा द्विघाती समीकरण है, ये फाइंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें फाइंड करना है, तो बारी बारी से ऑप्शन चेक करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो यहाँ पे जो इसके पावर है केवल 1 है, तो ये इक्वेशन तो नहीं है, द्विघात के लिए 2 पावर होनी चाहिए। और इस इक्वेशन में देखें, एक पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है ये यहाँ पर 2 है, तो ये तो हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी और भी मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूँ कि इसमें क्यों नहीं होगा आगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्क्वायर है, तो 2 पावर तो यहाँ पे मिल गई, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 पावर है, मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे 3 हो गई, ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा, ये होगा त्रिघाती समीकरण, तो ये द्विघाती समीकरण नहीं होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ऐसे अगर ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पर हाफ पावर है, ये भी इक्वेशन इनकरेक्ट, तो इसमें करेक्ट क्या होगा ऑप्शन ये है बी वाला पार्ट, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए कि क्या हो। तो एक फलक का इसमें परिमाप दिया हुआ है, एक फलक क्या है, ये हो जाएगा ऐसा, घन है तो चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो परिमाप हो जाएगा, अगर एक भुजा ए है तो ये हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू 24 दी हुई है, यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई और टॉपिक आपको पूछना है या आपको उसमें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।